हेलो गाइस। तो आज हम अपने पीओटी के नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेवल 2 के हम थर्ड वीडियो पे पहुंच चुके हैं, जहां 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। 51 क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए डायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का कौन सा डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो देखो, टेस्ट होता है वो बच्चों से डायरेक्ट लिया जाता है, ऐसे भी बच्चों से डायरेक्ट टेस्ट लिया जाता है, प्रेजेंटेशन भी डायरेक्ट टेस्ट में आ जाएगा। बट जो सर्वे है वो थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाता है, तो इसका डायरेक्ट असेसमेंट कौन सा नहीं होगा, सर्वेज नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वोकेशनल एजुकेशन बेनिफिट इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल के लिए कौन सा रिलेटेड वोकेशनल एजुकेशन बेनिफिट इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल के लिए बेनिफिट नहीं है। तो देखो कौन सा पहले तो हमें ये समझना है कि माइक्रो लेवल है क्या चीज़। माइक्रो लेवल है क्या चीज़। माइक्रो लेवल तो मैंने आपको पहले ही बताया है, 3 प्रकार के लेवल होते हैं। माइक्रो किस लिए काम करता है, पर्सनल के लिए काम करता है। जो अगर पर्सनल की बात करें तो उनके लिए माइक्रो लेवल होता है। इससे बड़ा होता है मेसो, जो किसी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम करता है। और सबसे बड़ा होता है मैक्रो, जो इंटरनेशनल लेवल के लिए काम करता है। तो हमें यहाँ पूछा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वोकेशनल एजुकेशन बेनिफिट इज नॉट रिलेटेड नहीं है किससे, माइक्रो लेवल से। तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, एक सिंगल पर्सन की बात है तो ये तो माइक्रो लेवल का हो गया। अर्निंग भी सिंगल की हो गई, कैरियर डेवलपमेंट भी एक सिंगल पर्सन का हो गया, तो ये तो सब माइक्रो लेवल में आएंगे। और ये किससे रिलेटेड नहीं है, डिसएडवांटेज ग्रुप्स से, इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप, ये किसके अंदर आ जाएगा, मेसो के अंदर आ जाएगा, मेसो लेवल में। तो ये इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, कि ये आपके रिलेटेड नहीं होता है माइक्रो लेवल से। तो इस 52 का राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, द पर्पज ऑफ लर्निंग थ्योरी इज टू लिंक। जो लर्निंग थ्योरी होती है इसका पर्पज किससे है, लिंक किससे होता है लर्निंग थ्योरी का। तो लर्निंग थ्योरी का लिंक किससे होता है, रिसर्च विथ एजुकेशन। हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये लर्न कर रहे हैं, तो हम लोग किसके अंदर लर्निंग थ्योरी को किससे लिंक कर रहे हैं, कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ को सीख सके। तो उसके लिए रिसर्च विथ एजुकेशन, पढ़ाई के साथ में हम लोग इसको और रिसर्च कर सकें, इसके लिए रिसर्च विथ एजुकेशन के लिए हम लोग लर्निंग थ्योरी का लिंक करते हैं, लर्निंग थ्योरी यूज आई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 क्वेश्चन, जिसमें है कि द करेक्ट यूज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इज इन्वॉल्व्स वर्क रिलेटेड टू। इंजीनियरिंग ड्राइंग, देखो एक होती है ड्राइंग जो हम लोग 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं, ड्राइंग जो नॉर्मल होती है वो तो होती है फिगर को डिज़ाइन करने के लिए। मगर इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है कि आपका स्टडी ऑफ फिगर आ जाता है, कि आकृति कैसे बनी है। जैसे घर का भी नक्शा बनाना है तो ये लाइन जितने घर की जो चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग मेजर करके हर एक आकृति का मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग पेपर पर ड्रॉ करते हैं, जिससे उसकी रियल एस्पेक्ट में यूज कर सके। तो स्टडी ऑफ फिगर को कहेंगे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें आप जैसे कोई भी मॉडल बना रहे हो, कोई भी घर का नक्शा बना रहे हो, या किसी भी चीज़ का ड्राइंग बना रहे हो, तो वो आपके रियल लाइफ में उसके रियल मॉडल्स के अंदर काम आ सके, इस अनुसार उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसके मेजरमेंट को उस रेशियो में डिवाइड करके बनाया जाता है। तो स्टडी ऑफ फिगर कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55, which among the following is not related to 5:1 रेशियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस। किससे 5:1 रेशियो की प्रैक्टिस रिलेटेड नहीं है। तो ये भी हमने देखा था 5:1 कहाँ यूज लेते हैं, एक टीचर का एक बच्चे से 5 बार मिलना। मतलब अगर बच्चे को हमें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, बच्चे का पॉजिटिव रवैया बनाना है, तो टीचर को उससे 5 बार कांटेक्ट करना, जिससे पॉजिटिव इंटरेक्शन बने। टीचर का 5 टाइम पॉजिटिव इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए 5 टाइम मिलना है। तो इसका क्या ये बोल रहा है, नॉट रिलेटेड नहीं है। तो किससे रिलेटेड नहीं है, पुअर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप पे, क्योंकि इससे एक अच्छी रिलेशनशिप बनेगी, न कि पुअर बनेगी। तो हमें पुअर रिलेशनशिप नहीं बनानी है। तो इसके लिए अगर पुअर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप 5:1 रेशियो से रिलेटेड नहीं होती, ये एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट डालने के लिए यूज होता है। इससे अच्छा एटमॉस्फेयर, मतलब स्टूडेंट के आसपास का एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। गुड बिहेवियर इन क्लासरूम में, बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्लासरूम में अच्छा बिहेवियर करेगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा, इससे एकेडमिक का भी अच्छा नाम होगा। तो 5:1 किससे रिलेटेड नहीं है, कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में खराब रिलेशनशिप बनाए, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टीचिंग स्टाइल इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के लिए मतलब हम लोग महत्वपूर्ण जो सोच कौशल, सोचने की क्षमता है, उसमें विकास करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कौन सी स्टाइल का यूज करें जिससे इंसान की सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है, आप जितनी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, जितना आप एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहोगे, उतनी आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो एक्टिविटी स्टाइल इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एक्टिविटी करने से आपकी सोचने की क्षमता में भी इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, वो बोल रहा है कि प्रिपेयरिंग ए डेमोस्ट्रेशन प्लान विल नॉट कवर। डेमोस्ट्रेशन प्लान में क्या चीज़ को नहीं लिया जाता या नहीं शामिल होना चाहिए। शॉर्ट एंड सिंपल पॉइंट ये तो होते ही हैं। डेमो एक अच्छा वही होगा जिसमें हर चीज़ समझाई जाए और शॉर्ट और सिंपल्स में लॉजिकल स्टेप्स भी समझाए जाए। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट इसका कोई काम नहीं है। हमारी कोशिश ये रहती है कि एक भी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, उस स्टेटमेंट को ईजी स्टेप्स में कन्वर्ट करके और एक्सप्लेन करना चाहिए। और बेसिक कंसेप्ट तो हम स्टार्टिंग में ही समझा देते हैं, तो बेसिक कंसेप्ट तो होगा ही होगा। तो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट डेमोस्ट्रेशन प्लान के अंदर नहीं आएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल स्किल फॉर एन इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्रिटिकल स्किल होनी चाहिए। तो देखो, कोई भी इंस्ट्रक्टर है उसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। जब भी कोई इंस्ट्रक्टर जाता है, अपना क्लास पढ़ाने के लिए ले रहा है, तो उसमें होना चाहिए कि उसको प्लानिंग करके जाना चाहिए। प्लानिंग करने से क्या होगा कि उसको क्लास को कैसे मैनेज करना है वो अच्छे से मैनेज कर पाएगा। क्या टॉपिक पढ़ाना है उसकी अगर प्लानिंग करके जा रहा है तो वो अच्छे से उसको डिलीवर कर पाएगा, या उसको क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है अगर उसकी प्लानिंग करके जाएगा तो उसको प्रॉपर परफॉर्म कर पाएगा। तो एक अच्छे टीचर को, एक अच्छे इंस्ट्रक्टर को पहले प्लानिंग करके और फिर अपनी क्लास को, स्किल को डिलीवर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 59 क्वेश्चंस आपके बोल रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर फॉर स्टूडेंट हु हैव बीन रिसेंटली प्रमोटेड टू हाई क्लास। उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी हाई क्लास में आए हैं, मतलब आप 10th से 11th में आए हो या फिर जो पिछली क्लास से नेक्स्ट क्लास में आए हैं, तो उनके लिए इंस्ट्रक्टर को क्या करना चाहिए। तो जब नई क्लास में आते हैं तो बच्चे को कनेक्ट करना चाहिए न्यू नॉलेज को, क्योंकि दिखती बात है आप नेक्स्ट क्लास में आए हो तो आपके पास नॉलेज एक्स्ट्रा आएगा, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके उसको पढ़ाना चाहिए जिससे उसकी पढ़ाई ईजी हो जाए। वो उस पहले वाले को समझ के रखा है और अगर मैं इससे कनेक्ट करके आगे वाली चीज़ को समझाऊंगी, चाहे वो उससे एक्स्ट्रा में हो, तो उसको समझ ईजिली आएगी क्योंकि पहले वाला उसके नॉलेज में है। तो नई चीज़ को समझने के लिए प्रीवियस नॉलेज से उसको कनेक्ट करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, कनेक्ट न्यू नॉलेज यूजिंग द प्रीवियस नॉलेज। पुराने नॉलेज का उपयोग करते हुए नए नॉलेज से उसको कनेक्ट करवाना चाहिए, मतलब नए नॉलेज का ज्ञान देना चाहिए, समझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ कंसिक्वेंस ऑफ अदर बिहेवियर इज कॉल्ड। जो हम लोग का प्रोसेस ऑब्जर्वेशन की होती है उसमें अदर बिहेवियर में, मतलब हम लोग कोई चीज़ तो सीख रहे हैं ऑब्जर्व करके, मगर वो हमारे द्वारा नहीं, ये प्रक्रिया किसी और के द्वारा, दूसरे के व्यवहार से, दूसरे को देखकर, उसके द्वारा जो काम कर रहा है उसको देखकर हम लोग जो चीज़ सीख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विक्सेरियस एक्सपीरियंस। मतलब हम लोग ने खुद का अनुभव नहीं, एक सामने वाला, यहाँ पर अगर हम हैं तो हमारे जो सामने वाले ने जो वर्क किया है उस वर्क को देखकर हमने जो ऑब्जर्व किया, उससे जो चीज़ सीखी है उसको बोलते हैं विक्सेरियस एक्सपीरियंस। इसके द्वारा हम लोग जो चीज़ ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ये हमारे बिहेवियर को नहीं, सामने वाले बिहेवियर को, जिससे कई बार हम लोग बड़ी गलती करने से भी बच जाते हैं क्योंकि सामने वाले की गलतियों से हम लोग चीज़ को सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, विक्सेरियस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग 61 क्वेश्चन बोल रहा है कि ए टीचर बिगन ए क्लास बाय आस्किंग ए फ्यू क्वेश्चन अबाउट देम, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, उसके सराउंडिंग क्या है। एक टीचर ने क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट से पूछ रहा है आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके चारों तरफ क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों कर रहा है टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, वो इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों करता है क्लास में, इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण होता है कि वो स्टूडेंट को जानना चाहता है, टीचर जानना चाहता है कि आपका स्टूडेंट क्या है, कैसा है, क्या सोच रहा है, उसको कैसे पढ़ाना है। तो इसके लिए टीचर वांट टू नो द स्टूडेंट को जानने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 हमारा,
A student in a class rude to teacher and keep disturbing in the class. Which of the following most likely to be a problem area? अगर हम लोग का कोई स्टूडेंट है जो हमारे क्लास में टीचर के साथ में रूड बिहेवियर कर रहा है, मतलब उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है क्लास वालों को, तो मतलब क्या कारण हो सकता है, क्या प्रॉब्लम का क्या रीज़न हो सकता है? तो उसका एक एटीट्यूड अलग बन रखा है, उस टीचर के प्रति उसने एक गलत मनोवृत्ति, अपना जो सोचने की क्षमता है या उसने अपना जो एक धारणा बना के रखी वो टीचर के लिए गलत बना के रखी है। तो हमें उस धारणा को सही करके और स्टूडेंट को समझाना चाहिए। तो ये इसका रीजन होता है कि उस टीचर स्टूडेंट में एक अलग एटीट्यूड बना हुआ है, तो उस एटीट्यूड को सुधारना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एटीट्यूड, मनोवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, वन ऑफ द वे कीप लर्नर इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हेन प्रेजेंटेड विथ न्यू कंसेप्ट इज बाय। अगर कोई नई अवधारणा को प्रस्तुत कराने के या फिर उसको समझाना चाहता है, तो कोई मतलब जो लर्नर है वो इंटरेस्ट दिखा रहा है कि वो जो प्रेजेंट कर रहा है वो न्यू कंसेप्ट को, नए चीज़ों को सीखने में रुचि बना रहा है, तो ये इसके लिए क्या होगा? कोई आपका स्टूडेंट है वो नई चीज़ को जानना चाहता है, वो नए कंसेप्ट को सीखना चाह रहा है, तो उसको कैसे सिखाना तरीका सही रहेगा, कौन सा वे रहता है जिससे हम लोग उसको अच्छे से लर्न करा सकें? तो हमें क्या होना चाहिए, हमेशा सिंपल कंसेप्ट से कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट की तरफ जाना चाहिए। चीज़ों को हमें जब भी सीखना हो तो पहले उसका एक सिंपल वे पकड़कर उसका एक छोटा सा रूप लेके और फिर उसको एक बड़े रूप में कॉम्प्लेक्स रूप को समझाना आसान रहता है। तो सिंपल से हमें कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए। ये एक पढ़ाने का अच्छा तरीका होता है जिसमें हम छोटी चीज़ से बड़ी की और सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, या अननोन चीज़ें होती है तो नोन से अननोन की तरफ जाना, ये तरीका होता है पढ़ाने का, लर्न करने का। तो नए कंसेप्ट को सीखना है तो हम लोग इसमें फोर्थ ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि इसमें सिंपल कंसेप्ट से कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट की ओर जाना बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 बोल रहा है कि द मेन गोल ऑफ द एनालिसिस स्टेज इन ADDI मॉडल। ADDI जो हमारे ये मॉडल है इसका मेन गोल क्या है? तो इसका मेन गोल क्या है कि ये ADDI जो मॉडल है ये बताना चाहता है कि हम लोग क्या एनालिसिस कर रहे हैं, किस स्टेज को एनालिसिस। एक्चुअली पहले ADDI की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। A की फुल फॉर्म होती है एनालिसिस, इसकी फुल फॉर्म है एनालिसिस, डिज़ाइन, D की फुल फॉर्म होती है डिज़ाइन, फिर अगली D की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, फिर I की फुल फॉर्म है इम्प्लीमेंट, और इम्प्लीमेंट करने के बाद E की फुल फॉर्म है इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन करना कि जो हमने जो इम्प्लीमेंट किया वो सही है या नहीं है। तो किसी चीज़ को ADDI मॉडल क्या करता है, किसी भी चीज़ को एनालिसिस करना, उसके बाद उस अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना, फिर उस डिज़ाइन को डेवलप करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब यूज में लेना और फिर मूल्यांकन करना क्या ये सही है क्या। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो आपका एनालिसिस स्टेज है ये क्या बता रहा है, एनालिसिस स्टेज किसको बता रहा है? तो ये बता रहा है कि आपके लर्न अबाउट टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस कौन है, उनके बारे में आपने कितना लर्न किया, आपको कितना पता है, लक्ष्य दर्शक मतलब हम लोग के जो दर्शक हैं, हमारी जो ऑडियंस है उनके बारे में हम कितना जानते हैं, उसको बताने का काम कौन करता है? एनालिसिस करता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पास कोई आता है तो हम लोग उससे पूछते हैं कि आप क्या एक्सपेक्टेशंस है, हम कहाँ हैं, उसका मतलब हम लोग अपना टारगेट और वो क्या चाहता है उसके बीच का, वो खुद क्या है और क्या चाहता है उसके बीच के गैप को समझने के लिए हम किसका यूज लेते हैं? एनालिसिस का यूज लेते हैं। AD मॉडल का मेन काम यही होता है कि एनालिसिस में कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हम क्या चाहते हैं, उनके बीच के गैप को समझना एनालिसिस मॉडल का काम होता है। तो एनालिसिस क्या बता रहा है कि टारगेट की ऑडियंस हमारे क्या है, मतलब उनके बारे में जानना, ये हमारा आता है AD के एनालिसिस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रेनिंग टीचिंग वेयर स्टूडेंट लिव इन डिफरेंट सिटीज़। कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होता है जहाँ पर पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला, ट्रेनर और टीचर दोनों अलग अलग लोकेशन पे बैठे हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ई लर्निंग जो हम लोग अभी कर रहे हैं। ये भी मैं कहीं और हूँ, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप कहीं और हैं। तो ये जो ई लर्निंग इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, जहाँ पर पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले अलग अलग लोकेशन में होने के बावजूद भी पढ़ रहे हैं, तो वो ई लर्निंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
66 which is not a level of क्रिकपैट्रिक फॉर्स लेवल असेसमेंट मॉडल। क्रिकपैट्रिक का जो 4 लेवल का जो हमारा मॉडल होता है उसमें ये बोल रहा है कि उसका एक स्तर नहीं है। तो कौन सा उसका एक स्तर नहीं है? तो उसका राइट आंसर होगा कैरेक्टराइजेशन। अब इसके 4 होते कौन से, पहले हम ये देखते हैं। एक होता है रिएक्शन। जो क्रिकपैट्रिक है उसने 4 तरह का मूल्यांकन मॉडल दिया है, तो उसमें 4 तरीके कौन कौन से होते हैं? एक होता है रिएक्शन, दूसरा होता है लर्निंग, हमारा रिएक्शन क्या है, हमने क्या लर्न किया है उससे। तीसरा होता है बिहेवियर, जो हमारे अदर ऑप्शंस में लिखे हुए हैं ये। और फोर्थ होता है जो हमारा होता है रिजल्ट, कि हमने जो लर्न किया उसका रिजल्ट क्या आया है। तो ये 4 होते हैं क्रिकपैट्रिक के 4 लेवल ऑफ असेसमेंट के 4 लेवल होते हैं, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट। तो हमारे पास रिएक्शन है, लर्निंग है और बिहेवियर है। कैरेक्टराइजेशन क्रिकपैट्रिक का एक भी मूल्यांकन में नहीं होता है, तो इसका जगह होता है रिजल्ट। तो इसका सही आंसर होगा, हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं है लेवल में, तो ये कैरेक्टराइजेशन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3rd ऑप्शन। और होते कौन से? रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 67 है कि एनसीवीटी की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो भी हमारे बनी हुई है, इस संस्था के द्वारा ही हमारा सिलेबस वगैरह सब डिज़ाइन होने का काम होता है। तो एनसीवीटी सर्टिफिकेशन का भी काम यही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। When a teacher has laid out the class information, timetable, schedule, upcoming events with 5S principle he sees applied। मतलब अगर एक कोई क्लासरूम के अंदर टीचर टाइम टेबल बना रहा है, क्लास का शेड्यूल बना रहा है, आने वाले क्या क्या इवेंट होंगे, ये सारी चीज़ों को बना रहा है, तो जो हम 5S यूज करते हैं उसमें ये किसके अंतर्गत आता है? जो हम ये 5S यूज कर रहे हैं ये किस में आएंगे? तो ये किस में आएगा? एक स्टैंडर्डाइज, एक मानकीकृत होता है, एक तरीका होता है क्लास को कंडक्ट करने का, कि आपका ये टाइम टेबल होना चाहिए, इस समय आपका ये क्लास होगा, इस समय लंच होगा, इस समय गेम होगा, या जो भी प्रैक्टिकल्स होगा, थ्योरी होगी, ये सारे शेड्यूल होते हैं, आपको ये इवेंट कराने हैं। तो ये सारे काम करवाए जाते हैं एक स्टैंडर्डाइज के अंदर, एक तरीका, एक जो पहले से फिक्स शेड्यूल्स होता है उसको फॉलो करके, रूल्स को फॉलो करके। तो इसको आएगा 5S के अंदर, स्टैंडर्डाइज S में, जिसके अंदर ये सारी काम होते हैं, ये सारे वर्क हुआ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का, पीपीई क्या होता है? पीपीई की फुल फॉर्म होती है आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नाम से पता पड़ रहा है कि हम अपने पर्सनल चीज़ों पर्सनल से प्रोटेक्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ ले रहे हैं उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब क्या होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट? जिससे हम सुरक्षा होते हैं। जैसे आप बिजली का काम कर रहे हो तो हाथों में ग्लव्स पहनने चाहिए, आपको चश्मा लगाना चाहिए, स्लीपर पहनने चाहिए, प्लास यूज करना है। वैसे ही आप अगर ट्रेवलिंग कर रहे हो तो सीट बेल्ट बांधना है या फिर आपको हेलमेट पहनना है। तो ये जितने भी चीज़ें जो हमारी सुरक्षा के लिए काम आती है, सिक्योरिटी के लिए काम आती है, उनको हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। लैब वगैरह में जाते हो तो आपको कोट पहनना पड़ता है जिससे आप केमिकल और से बच सकें। तो ये सारी चीज़ें पीपी में आती है, जो हमारी सुरक्षा के लिए काम लेने जाने वाले जो भी साधन होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, If a teacher is conducting a job fair, what is the closest category of guidance provided? अगर कोई टीचर है जिसने जॉब फेयर को कंडक्ट किया है तो वो क्या कैटेगरी में, क्या मतलब गाइडेंस प्रोवाइड कराना चाहता है? तो देखो, जॉब फेयर होता है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आएगी और आपको इंटरव्यू लेगी, और अगर आप उसके लिए लायक हैं तो आपको जॉब प्रोवाइड कराएगी। तो ये कैरियर की इन्फॉर्मेशन, कैरियर की जानकारी के लिए ये कंडक्ट करवाया जाता है। कई बार काउंसलिंग भी करवाई जाती है जिससे आपको पता लगे आपके पास क्या क्या स्कोप है। तो ये कैरियर की जानकारी के लिए काम किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कैरियर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय अंडरस्टैंडिंग थ्रू ए काउंसलिंग प्रोसेस द इंडिविजुअल गेन। अगर हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस में करते हैं तो इंडिविजुअल, एक एक पर्सन है, वो क्या चीज़ को गेन कर रहा है, उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, उसको क्या लाभ हो रहा है। तो उसका क्या हो रहा है? सेल्फ नॉलेज बढ़ रहा है। आप अपनी काउंसलिंग कहीं करवाते हैं, जैसे आपने ITI करने के बाद में या CITS करने के बाद अपनी काउंसलिंग करवाते हैं, तो आपको पता पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या जॉब के ऑप्शंस हैं, वरना आपको पता ही नहीं पड़ेगा। आपको कई बार ये पता चलेगा कि आपने
क्या चीज़ छोड़ दी है जो आपको सीखनी चाहिए, या आपने क्या चीज़ सीखी है और उसके अंदर क्या स्कोप है। आपने कोई अच्छी चीज़ सीखी और हो सकता है जैसे आपने कंप्यूटर में अच्छा सीख लिया है तो आपके पास कंप्यूटर में क्या क्या स्कोप है, आपको नॉलेज बढ़ेगा, चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा, कोई कमी होगी तो वो आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो आपका सेल्फ का नॉलेज बढ़ेगा एक अच्छी काउंसलिंग प्रोसेस से। तो काउंसलिंग प्रोसेस का हमारा फ़ायदा ये होता है कि हमारा सेल्फ नॉलेज इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, MOOC का विस्तार क्या होता है। MOOC क्या होता है, तो MOOC का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मतलब हम लोग के पास में जो ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है उनके लिए है। ये इग्नू का ही एक ब्रांच कह दो या इग्नू का ही एक पार्ट कह दो, जिसके अंदर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इग्नू जैसे इग्नू हमें बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि मैसिव ओपन हम लोग ऑनलाइन बैठ के कई कोर्सेज को ले सकते हैं। इग्नू क्या, बहुत सारी संस्थाएँ आजकल अभी ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 हमारा, कि जो स्टैंड अप इंडिया मिशन चल रहा है, ये मिशन काफ़ी फेमस चल रहा है, तो ये स्टैंड अप इंडिया मिशन का काम क्या है, ये मिशन क्यों चल रहा है। स्टैंड अप इंडिया मिशन का काम है स्टैंड करना, लोगों को आत्म सुरक्षा प्रोवाइड कराना, खुद को स्टैंड करने के लिए। तो ये मेनली चल रहा है SC और ST के लोगों के लिए, और जो औरतें हैं माइनॉरिटी में, मतलब जिनकी जनसंख्या कम है, उनकी वुमेन्स के लिए ये चल रहा है, जिनको नए उनको बिजनेस स्थापित करने में मदद कर रहा है। स्टेब्लिश एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग SC ST और वुमेन माइनॉरिटीज़। जो SC के ST के लोग हैं या जो कम जनसंख्या वाले मतलब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की औरतें हैं, उनको बिजनेस स्थापित करने में ये मदद कर रहा है स्टैंड अप इंडिया मिशन। आगे हमने इसका देखा भी था, 10,000 से 10 लाख तक के लोन भी प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अडॉप्टेड बाय अनिल टू मैनेज स्ट्रेट हिज वर्क प्लेसेस। एक बंदा है अनिल, जिसको अपने काम की जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, वो उसको कैसे मैनेज कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मल हम अपने को भी इस जगह देखें तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि हमें स्ट्रेस का कारण क्या है, हमें क्यों ये स्ट्रेस हो रहा है, हम ये तनाव में क्यों आ रहे हैं। तो इस स्ट्रेस का पता लगाकर और फिर उसके सॉल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं कि हाँ ये इसका रीज़न हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले अपने स्ट्रेस का रिकॉर्ड ट्रैक करना चाहिए कि हमें क्यों ये चिंता हो रही है, क्यों ये तनाव हो रहा है, और उसके कारण क्या रिएक्शन है, कैसे इस सिचुएशंस को हम लोग अपनी प्रतिक्रिया क्या कर रहे हैं, क्या उस टाइम वर्क कर रहे हैं या हम कैसे उसको देख रहे हैं। तो ये जो तनाव बढ़ाने वाली जो भी परिस्थितियाँ होती है या उस टाइम जो भी प्रतिक्रिया होती है, उन सब पे ध्यान देके और हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, CIBIL स्कोर्स इज यूज टू। ये जो CIBIL स्कोर होते हैं इनका क्या यूज होता है, तो ये जो स्कोर होते हैं ये मेनली यूज होते हैं लोन वगैरह देने के लिए। जो बैंक लोन प्रोवाइड करती है तो लोन के अंदर वो इनकी स्कोर्स से कैलकुलेट करती है कि हमें इसको लोन देना चाहिए या कितने टाइम में रिफंड ले लेना चाहिए। वो उनका कैलकुलेशन होता है कि हमारा सेफ्टी से जो लोन दिया रहता है वो लोन सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इन सब चीज़ के लिए CIBIL स्कोर दिया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि किसी ने लोन टाइम पे नहीं भरा या लोन से चीज़ उठा ली और रिटर्न नहीं करते तो उसका स्कोर डाउन हो गया, तो अगली बार उसको लोन नहीं मिलता है। तो ये जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनका स्कोर के अकॉर्डिंग उनको उस अकॉर्डिंग लोन दिया जाता है। तो ये होता है क्रेडिट वर्थनेस का, मतलब हम लोग उधार उसको दे रहे हैं तो उसकी कितनी योग्यता है, क्या वो कितने लाख रुपए कितने तक का उसको उधार देने की उसकी योग्यता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस स्कोर का यूज करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्रेडिट वर्थनेस के लिए। तो गाइज इसके साथ में हमने 75 तक क्वेश्चन कर लिए लेवल सेकंड के। अगले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी और उसके बाद में हम कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेके चलेंगे। थैंक यू।